So minimum amount of duration, that is Rio base. Okay, double the Rio base, the strength required, that is Chronex. That is the duration. What am I supposed to do with this information? करूँ क्या मैं इसका? If you are facing the same problem, then this video is for you. In this video, I'm going to discuss strength duration curve and its importance, clinical applications. So come on, let's watch it. Strength duration curve is one of the properties of action potential, और you can say कि कोई भी excitable tissue जो action potential generate करता है उसकी property है strength duration curve. Like it follows the property of all or none law. All excitable tissues are following the property of all or none law. All or none law क्या कहता है कि एक particular strength पे जो कि threshold strength है उस पे action potential will be generated at its fullest, at its maximum, and if the strength of the current is below the threshold level, there will be no response, and if the strength of the current is above the threshold level, then there will be same response because threshold पे उसने maximum response produce किया था. ठीक है. अब स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या बोलता है कि भाई खाली स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती है, वो स्ट्रेंथ आप उस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को कितनी देर के लिए दे रहे हो तो वो ड्यूरेशन भी मैटर करता है. तो हम स्टिमुलस अगर किसी टिश्यू को दे रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्टर्बिंग द चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो मेम्ब्रेन के रहते हैं, बाहर पॉजिटिव है रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज में एंड इनसाइड इट इज नेगेटिव. ये चार्ज डिस्टर्ब होके बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव आ जाता है. तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. तो हम इस मेम्ब्रेन को चार्ज कर रहे हैं, चार्जेस दे रहे हैं या चार्जेस ऑल्टर कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी सरफेस को चार्ज करने के लिए दो चीजें, दो फैक्टर्स मैटर करते हैं. एक है उसका स्ट्रेंथ या उसका इंटेंसिटी और दूसरा है उसका ड्यूरेशन कि आप उसको कितनी देर के लिए दे रहे हो. लेट्स सपोज आपको किसी मेम्ब्रेन पे 40 का चार्ज डेवलप करना है. ओके, सो उसके लिए आप उस मेम्ब्रेन को एक स्टिमुलस दोगे. सपोज आपने 10 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दिया 4 सेकेंड के लिए. ठीक है, तो आप 40 का चार्ज आपने उस पर डेवलप कर दिया. ओके, एनी अदर कॉम्बिनेशन यू कैन अप्लाई. लाइक सपोज आपने दिया उसको 20 मिलीवोल्ट का स्ट्रेंथ, तो आपने उसको 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया तो 40 का चार्ज डेवलप हो जाएगा. अगर आपने उसको 5 मिलीवोल्ट का ही करंट दिया और वो आपको फिर देना पड़ेगा कितना, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 8 मिलीसेकेंड, तो फिर ये आपका 40 का चार्ज जनरेट हो जाएगा. सो इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन you can give that particular charge to the membrane. ओके, तो यहाँ पे एक चीज और क्या समझ में आ रही है हमको इस कॉम्बिनेशन से कि जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाओगे आपका ड्यूरेशन कम होते जाएगा, आप स्ट्रेंथ कम करोगे आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. नाउ लेट्स रेफर दिस डायग्राम. दिस इज योर स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स. सो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपका है ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड वाई एक्सिस पे है स्टिमुलस का स्ट्रेंथ. ठीक है, तो अगर आपने इसमें ये ग्राफ ये शो करता है कि आपने स्टिमुलस का ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे आपका करंट का जो स्ट्रेंथ है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, वो कम होते जाएगा. अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टिमुलस दिया तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देना पड़ेगा. अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टिमुलस दिया तो आपको कम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देना पड़ेगा. तो इस ग्राफ से दो चीजें, दो टर्म्स आती हैं. एक आता है रियोबेस और एक आता है क्रोनेक्सी. Riobase is the minimum amount of current. Minimum amount of current when given for an adequate duration of time, it will produce the response. That is Riobase. Okay. And what is Chronaxy? Chronaxy is the duration which is required to generate the action potential when the current strength is double of the Riobase. So when the current strength is here, double of the Riobase, the time required, that is called Chronaxy. ठीक है, अब ये थोड़ा सा complicated लग रहा है, इसका application क्या है, that we'll discuss in
later segment of this. तो अभी इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं और विल ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है. तो इसमें क्या है, वी नीड 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 सरफेस इलेक्ट्रोड्स आर नीडेड. वन इज प्लेस्ड, सपोज यहाँ पे एक इधर मोटर एंड पे लगाया, मीडियन नर्व के मोटर एंड पे जो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को सप्लाई कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया जाता है, दैट इज स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड, और एक आपका होता है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, दैट इज एट सम डिस्टल पॉइंट इट इज प्लेस्ड. सो दिस इज योर इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, ये आपका स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड हो गया, राइट. अब यहाँ पे क्या है, इस स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के करंट दोगे विद डिफरेंट ड्यूरेशंस. लेट्स सपोज वी स्टार्ट विद द ड्यूरेशन ऑफ 0.01 मिलीसेकेंड. हमने ड्यूरेशन फिक्स किया 0.01 मिलीसेकेंड का, हमने 10 वोल्ट का करंट दिया, कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ मसल पे. 20 का हमने करंट दिया, कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ. 30 का दिया, कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ. तो 0.01 मिलीसेकेंड पे हम करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाते गए एंड वी फाउंड दैट 70 वोल्ट पे हमारा रेस्पॉन्स आया. देयर विल बी मोटर रेस्पॉन्स जनरेटेड एट 70 वोल्ट. तो 70 वोल्ट जो है ये हो गया 0.01 मिलीसेकेंड के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट. अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम नेक्स्ट सेगमेंट में क्या करेंगे, उसका ड्यूरेशन चेंज करके हम करेंगे 0.1 मिलीसेकेंड का ड्यूरेशन, हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया. अब 0.1 मिलीसेकेंड पे आपने 10 वोल्ट का करंट दिया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, 20 पे नहीं आया, 30 पे नहीं आया, 50 पे वोल्ट पे रेस्पॉन्स आया. सो 0.1 मिलीसेकेंड पे 50 मिलीवोल्ट एक ऐसा 50 वोल्ट एक ऐसा करंट का स्ट्रेंथ है, मिनिमम स्ट्रेंथ जिस पे आप रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो. फिर आपने उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया. आपने क्या किया, आप बोलोगे कि ड्यूरेशन हम 1 मिलीसेकेंड का रखेंगे, देन विल सी कि कितने करंट पे रेस्पॉन्स आता है. आपने 1 मिलीसेकेंड के ड्यूरेशन रखा एंड यू फाउंड दैट the response is generated at 30 volt, let's suppose. Okay, after that you increase the duration to 10 millisecond and 10 millisecond पे जो आपका response आता है टिश्यू मसल का, वो आता है 20 वोल्ट पे ही वो मसल response जनरेट कर देती है. उसके बाद ये आता है, आप 100 मिलीसेकेंड का ड्यूरेशन कर देते हैं, तो मसल जो है वो 10 मिलीवोल्ट पे 10 वोल्ट पे रिस्पॉन्स जनरेट करती है. ओके, सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व इज रिकॉर्डेड एंड measured in the tissue. Okay, so ये जो strength duration curve है, this comes like this. So as you further increase the duration, the current goes on decreasing. पर ये कब तक decrease होगा and कब तक आप इसको बढ़ाते रहोगे? So practically it is seen that we keep the maximum duration of 300 millisecond, और 300 millisecond पे जो आपका strength होगा, minimum strength जिस पे आप response generate कर पाओगे, that will be your Rio base. Okay, so Rio base is the minimum amount of current that can generate the response when given for adequate duration of time, and that adequate duration is called utilization time, UT. So this UT here is 300 millisecond. Okay, so if UT the Rio base comes at 300 millisecond, the Rio base comes here like 5 वोल्ट. 5 वोल्ट का आपका रियो बेस है, ठीक है. तो 10 वोल्ट का अगर आपने करंट दिया, तो 10 वोल्ट के करंट पे आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जितना आपको लगेगा रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, दिस ड्यूरेशन विल बी योर क्रोनेक्सी. Okay, so this is how this strength duration graph is generated. It is recorded practically, but इसका importance है क्या, इससे क्या information मिल रही है हमको? So उसके लिए हम देखेंगे next slide में.
तो अब इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है क्या, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए आई एम ड्राइंग हियर टू स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व्स. Okay, so here this is your curve B and this is your curve A. ठीक है. So curve A का क्रोनेक्सी हम देखेंगे. Suppose this is the minimum strength which is given and can produce the response, that is your Rio base. Okay, double the Rio base, that means 20 volt can produce the response when given for this much of Cronex-Z, around 1 millisecond, right? So this is the Cronex-Z of A. In graph B, if I take this Rio base which comes around 15 volt and double of this Rio base, that is 30 volt, the duration required to produce the response is 10 millisecond, right? This is the Cronex-Z of graph B. So Cronex-Z of graph B is greater than Cronex-Z of graph A. That means अगर Cronex-Z जितना बढ़ता है उतना ही टिश्यू का excitability is going to be reduced. So B nerve का excitability A nerve के excitability से कम है, and that is applicable at the time of nerve injury. At the time of nerve injury, if the nerve is going into neuronal degeneration, then if I say कि इसके degeneration के दौरान इस तरह की इंजरी हुई है कि nerve के जो axons highly excitable थे वो injured हो गए, तो overall nerve की excitability कम हो जाएगी and you will find the curve is shifting towards right side, as you can see in the B. Okay. And as a recovery happens, so due course of time when the patient is getting good treatment, prognosis अच्छा है, तो लगभग 20 हफ्ते के बाद, 16 से 20 हफ्ते के बाद, if you take another strength duration curve, you will find that strength duration curve is shifting towards left side, and shifting towards left side denotes good prognosis. So this is the prognostic and diagnostic value of strength duration curve. Means अगर strength duration curve normal से right side में shift हुआ है, that means that is the indicator of nerve injury. If it is again shifting towards left side, coming back to normal, then it is showing the good prognosis of the treatment. So this is the importance of strength duration curve. Along with it, we have other tests also like NCV है, EMG है. उसी के साथ में ये एक तरह का टेस्ट है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट, which gives you this information. So I hope problem is solved now. If you like my video, do not forget to subscribe my channel Homeostasis 99 and share it among your friends, those who may need it. Bye bye.